हेलो गाइज, साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं और क्लास 10वीं के अंदर प्रश्नावली 1.2। मित्रों, 1.2 प्रश्नावली, इसके अंदर आपको जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है। इसको व्यवस्थित से हम समझेंगे। यदि साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि 10वीं बोर्ड के अंदर उनको भी काफी सहायता मिल सके। मित्रों, आज हम बात करेंगे सवाल पहला सवाल है मित्रों कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या √5 है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मित्रों हम क्या करेंगे, सबसे पहले √5 को मान लेंगे कि ये एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लास्ट में अंतिम जाकर के ये सिद्ध कर लेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम क्या कहेंगे, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी √5 को परिमेय संख्या मान करके इस प्रश्न को करेंगे और यदि लास्ट में ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुई तो हम इसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से करना है मित्रों इस सवाल को, इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। और लाइक शेयर जरूर करें मित्रों इस वीडियो को। अब देखो, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम आपको मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या है। आपको मानना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ P है और Q है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सभाज्य संख्या होनी चाहिए। P और Q सभाज्य संख्या, सभाज्य एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। मतलब √5 को हमने क्या लिखा, P/Q। क्यों, क्योंकि हमने मान लिया ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, P/Q। और P/Q क्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसे कहते हैं मित्रों, ऐसी संख्या जिसमें इस खुद का भाग जाना चाहिए और इसके अलावा एक का भाग जाना चाहिए, दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। और दूसरा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब मित्रों क्या करना है, जो हमें √5 बराबर कितना दे रखा है, Q, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने पर क्या आएगा, √5 है, इसका हम वर्ग करेंगे और P/Q है, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो √5 का हम वर्ग करने पर रूट हट जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और P का स्क्वायर आ जाएगा और बटा में क्या आएगा, Q का स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, √5 को हम जब सॉल्व किया तब हमारे पास में रूट हटकर क्या आ गया, 5 आ गया। और P स्क्वायर बटा में क्या आ गया, Q स्क्वायर। अब हमें Q स्क्वायर को 5 के जगह लाना है और 5 को क्या ले जाना है, Q स्क्वायर की जगह ले जाना है। या फिर आप कर दो पक्षांतर करने पर जगह चेंज करने पर क्या होगा, Q स्क्वायर पहले आ जाएगा और P स्क्वायर बटा के अंदर क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब Q स्क्वायर को 5 की जगह लाना है और 5 को Q स्क्वायर की जगह ले जाना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मित्रों ये आपको समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है कि P स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है।
तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो इसका स्क्वायर हटाने पर भी उस संख्या का भाग जाएगा। कैसे, वो समझे। जैसे मेरे पास में एक 7 है और 7 के स्क्वायर के अंदर किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49/7 बराबर क्या आ जाएगा, 7। अब यह है कि 7 के स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। कितनी बार, 7 बार। यदि हम ये स्क्वायर हटा दे, ये स्क्वायर हटा दे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, 7। और 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये है कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता हो तो इसको हटाने पर भी उस संख्या का भाग उस संख्या के अंदर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक परिमेय है और वो परिमेय कौन सी है, 1.2। तो आपको लिखना है परिमेय 1.2 के अनुसार। तो मित्रों, परिमेय 1.2 के अनुसार आपके किताब के अंदर लिखी हुई है परिमेय 1.2। 1.2 के अनुसार क्या है वो देखो तो कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये ध्यान रखना। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इसका स्क्वायर हटाने पर भी 5 का भाग जाएगा। ये परिमेय कह रहा है 1.2 के अनुसार। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो मित्रों, अब आपके पास में है कि P के अंदर P किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। मतलब P के अंदर 5 का भाग जा रहा है, P के अंदर किसका भाग जा रहा है, 5 के अनुसार जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है P भी 5 से क्या होगा, विभाजित। अब ये P 5 से विभाजित कब होगा, जब P की जगह हो सकता है कि 5 आ जाए, P का मान क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो 5 का भाग चला जाए। हो सकता है P की जगह 5 × 2 आए, 5 × 2 आ जाए, तो भी ये 5 का भाग चला जाएगा। मतलब ये है कि जो ये P है, जो ये अंश के ऊपर P है, P का मान क्या हो सकता है, तब 5 का भाग जाएगा। यानी P के अंदर एक संख्या ऐसी आएगी जो उसके अंदर 5 का भाग जाएगा। मतलब P का एक गुणज क्या आएगा, 5 आएगा। देखो इधर, यदि P की जगह मैं ऐसे लिख दूं 5 P × 1 तो भी 5 का भाग जाएगा। ऐसा लिख दूं 5 × 2 तो भी 5 का जाएगा। ऐसा लिख दूं 5 × 3 तो भी 5 का भाग जाएगा। और ऐसा लिख दूं 5 × 4 तो भी 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P के अंदर जो भी मान आएगा उसमें गुणा के अंदर एक 5 अनिवार्य होना चाहिए। यदि उसके अंदर 5 का गुणज नहीं आएगा तो इसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब इसके बाद भी देखो, गुणा के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन एक गुणज क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका मतलब P का मान क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और लास्ट में ये जो मान है 1 2 3 4 ये चेंज होते रहेंगे। कितना भी मान हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 40 हो सकता है। अतः इसके मान चेंज होते रहेंगे, लेकिन एक गुणज में क्या आना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि P बराबर C। क्या लिखते हैं, P बराबर C। C का मतलब जो चेंज होने वाले गुणांक है उसका मान हम यहाँ रखेंगे। तो ये बात समझ में आ गया कि P की जगह 5C क्यों रख रहे, क्योंकि P का जो मान है वो 5 के गुणा में आना चाहिए, तो ही 5 का भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। यहां तक आप मित्रों समझ गए होंगे। एग्जाम के अंदर आपको इतना ध्यान नहीं हो तो कैसे करना है,
पी स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो पी की जगह आपको क्या रखना है, जो संख्या दे रखना है उसके गुणांक में सी लिखना है। मतलब आप लिखना है कि पी बराबर 5c, पी बराबर 5c, ये ध्यान रखना। क्योंकि 5 से विभाजित है पी, इसलिए पी का मान क्या होगा, 5 के गुणा में आएगा, और गुणा के अंदर ये सी का मान चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 जो भी आपको लिखना वो लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, p बराबर 5c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब p बराबर कितना, 5c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा वो देखो मित्रों, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और p की जगह क्या लिखना है, 5c बटा में 5 है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका मान क्या आ जाएगा मित्रों, 5 का 25 सी स्क्वायर बटा के अंदर 5, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो यहां आ जाएगा 5c स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। तो मित्रों यहां लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखा हमने, 5c स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे तो c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर बटा में ये 5 चला जाएगा, 5 चला गया, और ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। ये ध्यान रखें, आप यहां तक समझ गए होंगे कि √5 बराबर पी बटा क्यू, इसका वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, 5 आ गया, पी अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, और उसके बाद में पक्षांतर करने पर 5 नीचे चला जाएगा, क्यू स्क्वायर आगे आ जाएगा। अब यहां देखो पी स्क्वायर किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, अतः पी के अंदर भी किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। अब पी का मान क्या रखे कि 5 का भाग पूरा पूरा जाए, इसका मतलब पी के अंदर जो भी मान आएगा वो 1 गुना में क्या आएगा, 5। पी का मान क्या रख दिया, 5c, पी का मान 5c रख दिया समीकरण नंबर 1 में। जैसे हमने 5c लिखा तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c, 25 में 5 का भाग 5 बार, तो ये मान कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब आप यहां लिखोगे वापिस वही चीज कि क्यू स्क्वायर परिमेय संख्या 1.2, परिमेय 1.2 के अनुसार। अब 1.2 परिमेय है क्या वो देखो, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, परिमेय 5 1.2 के अनुसार। ये बात समझ में आया। अब ध्यान दो, ये भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहां दिखाई दे रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। या पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है मित्रों, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से ज्ञात होता है कि P व Q दोनों 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। समीकरण 1 में भी देखो P किससे विभाजित है, 5 से विभाजित। समीकरण 2 में देखो Q किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो समीकरण 1 व 2 से ज्ञात होता है कि P और Q दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित। यहां तक आप समझ गए होंगे।
अतः यह सभाज्य संख्या नहीं है, अतः यह सभाज्य संख्या नहीं है, सभाज्य संख्या नहीं है। आप समझ गए होंगे ये सभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों में किसका भाग जा रहा है, एक के अलावा 5 का भी भाग जा रहा है। अब एक के अलावा उस संख्या के अलावा और किसी का भाग जा रहा है, इसका मतलब सभाज्य संख्या नहीं है। अब उपयुक्त हमने क्या माना था, सभाज्य संख्या, इसका विरोध कर रहा है। उपयुक्त माना गया जो है ना पी और क्यू सभाज्य संख्या है, उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अर्थात हम कहेंगे कि ये विरोधाभास है, उपयुक्त माना गया कथन के विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे उपयुक्त माने गए कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। उपयुक्त माने गए कथन का क्या है, विरोधाभास है। हमने क्या माना था, सभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ क्या आ गया, सभाज्य संख्या नहीं है। अतः उपयुक्त हमने इसको क्या मान लिया था, परिमेय संख्या, और इसका यह क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि सभाज्य संख्या नहीं है। अतः उपयुक्त माने गए कथन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, रूट पी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना है। शुरुआत में माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये p और q को हमने क्या मान लिया था, माना क्या होता है परिमेय संख्या में, p और q दोनों क्या होता है, सहभाज्य संख्या। अब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया और ये सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि p और q 5 से विभाजित है, अतः सहभाज्य संख्या नहीं है। अब जब दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब जो हमने पूर्व में माना था जो कथन, उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। उपयुक्त माने के कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इतना आपको लिखना है मित्रों। अब यहाँ आपको यदि रूट 3 आ जाए तो भी लैंग्वेज वही रहेगी, रूट 7 आ जाए तो भी लैंग्वेज सेम रहेगी, और रूट 2 आ जाए तो भी लैंग्वेज सेम रहेगी, केवल आपको मान बदलना है। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पी स्क्वायर की जगह पी का मान क्या रखना है, जो आगे से संख्या दे रखी है उसके गुणांक में सी रख दो और समीकरण 1 के अंदर उसका मान वापिस रख दो, ताकि समीकरण 2 आपको मिल जाए। अब दोनों से आपको सिद्ध होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, अगला सवाल की ओर जाएंगे हम। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर है, और जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मित्रों अभी हम बात करेंगे सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है वो देखिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 कोष्टक √5 या 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। देखो आपको वही करना है, पहले इसको क्या मानना है, परिमेय संख्या। उसके बाद में यदि परिमेय संख्या जो माना गया है वो बराबर न आए तो हम क्या मान लें, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या माना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर p/q। अब यहाँ पता है कि p और q क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। परिमेय के लिए नियम है। अब देखो मित्रों, पहली बात होगी कि हमने माना क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब इसको किसके बराबर लिखेंगे, p/q।
दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था, इसको हम मित्रों पक्षांत, ये जो ये दिखाई दे रहा है 3, इसको इधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड में। तो यहां रहेगा √5 बराबर P/Q। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3। अब मित्रों क्या करना है आपको, यहां नीचे हर में कुछ नहीं है, 1 मान लो और इसका लसब ले लो। क्या ले लो, लसब क्या आ जाएगा, Q। Q का भाग Q के अंदर 1 बार, 1 को P से गुणा करोगे P आ जाएगा, माइनस 1 का भाग Q के अंदर Q बार, Q का गुणा 3 से करोगे 3Q आ जाएगा, बराबर यहां क्या लिख दोगे, √5। अब ये जो 2 है इसको यहां गुणा के अंदर ले जाओ, तो यहां क्या आ जाएगा, √5 P - 3Q/2Q। ये आपके पास में क्या आ गया है, एक नया समीकरण है। यहां मित्रों क्या है, Q है। ये आपके पास में क्या आ गया मित्रों, समीकरण आ गया। अब यहां देखो, यहां कुछ भी मान रखोगे, P और Q का 1 रखो, 0 रखो, माइनस में रखो, कुछ भी लिखोगे तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। यहां पर जो है P एवं Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः जब दोनों पूर्णांक संख्या है तो अतः P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। समझ गए होंगे कि चूंकि PQ एक पूर्णांक है, अतः जो ये मान है वो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या होगा। अतः PQ एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब आप जानते हैं कि P और Q पूर्णांक संख्या है, जैसे इसका मान रखेंगे कुछ भी तो क्या आएगा, पूर्णांक के अंदर आएगा, और पूर्णांक होने के कारण ये पूरा मान क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर भी क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए। तो इसलिए √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब इस तथ्य का विरोधाभास है, मतलब हमने पूर्व में माना था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और उसका अभी क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या आ गई, √5 भी एक परिमेय संख्या आ गई, तो इसका विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि √5 हमने आगे क्या मान दिए और होता क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए ये जो मान आया है वो गलत मान आया है, ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो क्या है, गलत मान प्राप्त हुआ है। तो इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना क्या है कि हमने ये क्या मान लिया है, एक परिमेय संख्या, इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। अतः
आपको देखो ये p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो p माइनस q ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः या इसलिए √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। मतलब ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहले वाले हम सवाल में हम सिद्ध कर रखा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास किसके कारण प्राप्त हुआ, हमारी गलती के कारण प्राप्त हुआ। हमने क्या गलत किया कि इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय संख्या। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः ये गलत कल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारी पूर्व कल्पना वो क्या है, गलत है। अतः हम कहेंगे कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इतना मित्रों आपको लिखना है। क्या करना है, माना कि पूर्व ये क्या है, परिमेय संख्या, फिर इसको क्या कर दो, पुनर्व्यवस्थित कर दो, रूट वाली संख्या एक तरफ रखना है, बाकी एक साइड में करना है। तो ये 3 इधर चला गया, माइनस में आ जाएगा। फिर इसका लसब ले लिया, ये मान आ गए, 2 है, 2 का भाग दे दिया, समीकरण 1 आ गया। अब आप देखोगे p और q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में किसी का भी मान रखोगे तो भी जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या। अतः ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बराबर जो भी संख्या वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने आगे सिद्ध कर रखी है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये विरोधाभास किसके कारण प्राप्त हुआ है, हमारी गलती के कारण प्राप्त हुआ। कौन सी गलती की है, इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय संख्या। ये आपको लिखना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। मित्रों पहला सवाल हो गया है, उसके बाद दूसरा हमने कर रखा है। तीसरा सवाल में 3 सवाल दे रखे और तीनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 1/√2। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में दूसरा करेंगे, उसके बाद में तीसरा करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बोल तीनों को यहीं करवा देते हैं। कैसे करना बोलो कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर p/q। अब ये p और q क्या है, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या है। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो मित्रों, इसका हम वज्र गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। देखो p बराबर क्या हो जाएगा, √2p। अब √2 एक तरफ रखना है, बाकी एक तरफ, तो यहां आ जाएगा q² बराबर क्या आएगा, √2। ये आपके समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो मित्रों, p और q क्या है, पूर्णांक है। p q एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। p और q क्या है, पूर्णांक संख्या। अतः p/q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब p और q पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी, p/q एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या के सामने भी क्या मिलेगा आपको, परिमेय संख्या। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। p q पूर्णांक है, अतः p q के सामने जो लिखा हुआ है
पी क्यू पूर्णांक है, पी बटा क्यू का मान क्या होगा, परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 हम परिमेय संख्या लिख रहे हैं, वो इस तथ्य का विरोध है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने आगे भी लिखा है कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, 2, 3, 5, 7, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, हमारी गलती के कारण। ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, हमारी गलती के कारण उत्पन्न हुआ है। तो लिखेंगे हमें यह विरोधाभास, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हमें ये प्राप्त क्या हो गया, परिमेय संख्या, जो कि हमारी गलती क्या है, इसको क्या मान लिया है, परिमेय संख्या। ये हमारी गलत कल्पना है और इसके कारण हमें ये क्या प्राप्त हो गया है, √2 परिमेय संख्या प्राप्त हो। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां लिखोगे, हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना मित्रों आपको लिखना। ये बात समझ में आ गई। हमने पहले क्या माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो p बटा क्या लिखे, q, p और q क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। अब जैसे इसका हम वज्र गुणा करेंगे तो q बराबर √2p आ जाएगा। √2 को एक पास रखना है तो p का इसमें भाग चला जाएगा, समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। अब ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः p q भी क्या है, परिमेय संख्या है, और इसलिए √p इसके बराबर वाली संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये तथ्य ये जो कथन है, इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट के अंदर 2 है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये विरोध हमारी गलती के कारण प्राप्त हुआ। मतलब ये विरोध या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमारी गलत कल्पना क्या है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारी क्या है, गलत कल्पना। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। यहां तक समझ में आ गया। याद देखो, सेम की सेम भाषा लिखनी है, ऐसे आपको करना है। यहां माना तो यहां भी लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर p बटा q, और ये सेम लिखेंगे p q क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, और q बराबर क्या नहीं होना, 0। अब ये √5 एक तरफ रखना, बाकी सब इधर ले जाना, तो इसका भाग चला जाएगा। √5 बराबर p/7q, ये समीकरण नंबर आपको 1 प्राप्त हो गया। अब आपको वही भाषा लिखनी है, यहाँ पर पी क्यू एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः p/7q एक परिमेय संख्या है।
जो है ना, ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक का मान कुछ भी रखोगे तो ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या। अतः P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए √5B एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों? परिमेय संख्या के बराबर मान किसका आएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह इस तथ्य का विरोध करता है, तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तथ्य का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और ये विरोध उत्पन्न क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। तो ये विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या गलत कल्पना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना है और इसके कारण ये विरोधाभास हमें उत्पन्न हुआ है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, जो हमने आगे माना वो गलत माना, अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब तीसरी बात वही लिखनी है। माना, जो संख्या दे रखी है, माना कि सब प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो क्या लिखेंगे, सब प्लस √2 बराबर P/Q, और P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। PQ सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये स किधर चला जाएगा, इधर, बराबर के दूसरी साइड में P/Q, माइनस में क्या आ जाएगा, स। इसका लसब ले लो, एक, इसका लसब क्या आएगा, Q में Q का भाग एक बार, P A का भाग Q में Q बार, तो स Q हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बात समझ में आ गई। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। अब यहां लिखेंगे PQ, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। PQ एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः P माइनस Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए √2B एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब यहां परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय है। लेकिन ये इस तथ्य का विरोध कर रहा है, किसका, कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है, तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अभाज्य अपरिमेय संख्या, √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ये इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए कोई भी 2, 3, 7, 11 तो वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। और यहाँ क्या है? परिमेय संख्या। अब ये गलती हुई क्यों? तो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ क्या? क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और गलत कल्पना क्या है? कि सब प्लस रूट के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत कर रखा संख्या। और ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये गलत मान रखा। हम निष्कर्ष निकालते हैं। निकालते हैं कि ये जो संख्या है सब प्लस रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। यहां तक आप समझ गए होंगे। तीनों सवाल सेम लिखना है, भाषाएं सेम। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको परिमेय संख्या मानना है, उसके बाद में जो भी समीकरण 1 आएगा वो आपके क्या आ जाएंगे? P और Q पूर्णांक आ जाएंगे। पूर्णांक आने के बाद में रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी है उसके सामने वाली संख्या क्या आ जाएगी? परिमेय संख्या आ जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ भी परिमेय संख्या, यहाँ भी परिमेय संख्या। अब सामने वाली परिमेय संख्या आ गई है तो रूट के अंदर लिखी हुई संख्या भी क्या आएगी? परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि बराबर है तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये इसका क्या है? विरोध कर रहा है। और ये विरोध उत्पन्न क्यों हुआ? तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। गलत कौन सी? जो आगे हमने माना है वो क्या है? परिमेय संख्या मान रखी है। और आखिर ये है क्या? अपरिमेय संख्या। अब ये हमने जो मान रखा है वो क्या है? परिमेय संख्या है। इस गलत कल्पना के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ये संख्या उपयुक्त दे रखी है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली, उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी पहली प्रश्नावली यहाँ कंप्लीट होती है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। उसके भी वीडियो निरंतर आपके तक पहुंचते रहेंगे। और ये तब पहुंचेंगे जब आपने इस चैनल को क्या कर रखा है? सब्सक्राइब कर रखा है। बिना सब्सक्राइब किए हुए किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो यह जो क्लास आएगी उसका भी आपको मालूम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा मित्रों? इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसका स्क्रीनशॉट जरूर है।